डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीपी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। सुनेत्रा पवार के चुनाव को राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने दी चुनौती। सच्चिदानंद सिंह ने कानूनी नोटिस भेजकर चुनाव प्रक्रिया को अवैध बताया। संविधान के अनुसार नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में बस्तर से आए जनप्रतिनिधियों और नक्सल प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने कहा, नक्सल मामलों की होगी साप्ताहिक समीक्षा, पात्र लोगों को जल्द मिलेगा न्याय। ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने की बड़ी कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में टीम ने करोड़ों की संपत्तियां की कुर्क। अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से किया जब्त। अपराध से 7.16 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का दावा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की महाराष्ट्र की खबरों से, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पार्टी संविधान और निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई। सच्चिदानंद सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को अवैध बताते हुए इसे निरस्त करने और पार्टी संविधान के अनुसार नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी संगठन के भीतर पैदा हुए विवाद को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी में उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी गई थी। अब उनके अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पर सवाल उठने से पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में एनसीपी की आंतरिक राजनीति पर असर डाल सकता है। अमरावती के विधायक रवि राणा ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। हनुमान चालीसा आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान करने पर उनके और सांसद नवनीत राणा के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था तथा उन्हें 14 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। रवि राणा ने आरोप लगाया कि उस समय हनुमान चालीसा और हिंदुत्व का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव को उद्धव ठाकरे का शुद्धिकरण बताते हुए तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उद्धव ठाकरे नागपुर आते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। रवि राणा ने आगे कहा कि यदि उद्धव ठाकरे अमरावती का दौरा करते हैं तो उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया जाएगा और उनके साथ हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। राणा ने इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा का दौर शुरू कर दिया है। अमरावती में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस मुद्दे पर विभिन्न स्तरों से प्रतिक्रियाएं सामने भी आ रही हैं। इसी बीच विधायक बच्चू कडू ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के नजदीक और आसानी से पहुंचने वाले स्थान पर बनाया जाना चाहिए। विधायक बच्चू कडू ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होता है, इसलिए मरीजों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को इसका लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए कॉलेज का शहर के पास होना आवश्यक है। उन्होंने जिला महिला अस्पताल परिसर या उसके आसपास उपलब्ध जमीन पर भी विचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की जमीन के मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अमरावती के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सभी पक्षों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। बच्चू कडू ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिलेगी, इसलिए इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। थाने के उल्लासनगर में हुए एक सनसनीखेज हिट एंड रन मामले में कल्याण के नामी स्वर्ण व्यवसायी अविनाश मुथा का
मुद्दा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हादसे में देवेंद्र सिंह राजपूत की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे संजय सिंह राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। पुलिस के अनुसार ये दुर्घटना उल्लासनगर 1 स्थित बिरला गेट के सामने हुई। देवेंद्र सिंह राजपूत अपने बेटे संजय सिंह राजपूत के साथ दोपहिया वाहन से शहाड़ स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो कार चालक ने कुछ दूरी पर वाहन रोका। हालांकि आरोप है कि चालक ने वाहन पीछे लिया और घायल वृद्ध के ऊपर से दोबारा कार निकालते हुए वहां से फरार हो गया। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने देवेंद्र सिंह राजपूत को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके बेटे संजय सिंह राजपूत की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है। मामले में कार्रवाई करते हुए उल्लासनगर पुलिस ने आरोपी अविनाश मुथा को गिरफ्तार कर लिया है तथा दुर्घटना में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। इस बीच मृतक के परिजनों ने एक पुलिस अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि संबंध में उन्होंने उल्लासनगर के पुलिस उपायुक्त डीसीपी से शिकायत की है। घटना के बाद कल्याण और उल्लासनगर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। नागरिकों और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों का, जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रकरणों के निराकरण को लेकर सरकार ने प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में बस्तर से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल मामलों में निरुद्ध लोगों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों और युवाओं से मुलाकात कर उन्हें त्वरित और न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में बंद लोगों के प्रकरणों की संवेदनशीलता के साथ समीक्षा कर रही है। पात्र मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए जल्द राहत देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के निराकरण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। सरकार ने नक्सल प्रकरणों को 2 श्रेणियों में बांटा है। जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनकी समीक्षा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक हर सप्ताह अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं के साथ करेंगे, ताकि पात्र मामलों का शीघ्र निराकरण हो सके। वहीं जिन मामलों में जनहानि हुई है और जो न्यायालय में लंबित है, उनमें चालान, गवाही और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी। बस्तर के युवाओं से संवाद के दौरान उप मुख्यमंत्री ने उन्हें विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की और सरकार बस्तर के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में भी काम कर रही है, बताया। सारी अनिश्चितताएं समाप्त हो चुकी हैं। ये मेरे हाथ में मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल का कागज़ है। ये परमिशन ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, इसका परमिशन आ चुका है। और बहुत उत्साहवर्धन का विषय ये है कि एकेडमिक ईयर 26-27 से ही 50 सीटें वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो इसी सत्र में हम 50 सीटों की पढ़ाई वहाँ पर करवाना शुरू कर देंगे। व्यवस्थाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब वहाँ पर हमको सिर्फ फैकल्टी की व्यवस्था करनी है, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नकटी जमीन प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने वन मंत्री केदार कश्यप की चुनौती स्वीकार करते हुए दावा किया है कि जिन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है, वे पहले ही मीडिया के सामने रखे जा चुके हैं। मोहम्मद अकबर ने बयान जारी कर कहा है कि शासकीय दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नकटी सेरीखेड़ी मंदिर, मंदिर हसौद, रामचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर भूमि को टाउन डेवलपमेंट स्कीम के तहत विकसित करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि इस योजना में नकटी की कुछ जमीनें भी शामिल हैं, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हालिया विध्वंस वाली विवादित भूमि इस योजना का हिस्सा है या नहीं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 245 पृष्ठों की निविदा सूचना में नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 स्थित टाउन डेवलपमेंट स्कीम का पूरा विवरण दर्ज है। अकबर ने कहा कि यदि मंत्री को अलग से दस्तावेज चाहिए तो वे बताएं, दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। नकटी सहित कुल 6 गांवों में जो नगर विकास योजना बनाई जा रही है,
उसके संबंध में मैंने दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए बयान दिया था, जिसको लेकर वन मंत्री केदार कश्यप जी ने चुनौती दी है कि मैं दस्तावेजों को सार्वजनिक करूं, जबकि मैं बयान देते समय ही सारे दस्तावेजों को सार्वजनिक कर चुका हूं। और यदि उनको जानकारी चाहिए तो उनका चुनौती स्वीकार है। कुल टेंडर का जो दस्तावेज है वो 245 पृष्ठों का है, और यदि चाहें तो मैं पूरा 245 पृष्ठ उनको भिजवा देता हूं। अलग से कोई जानकारी चाहिए वो भी बता दें, कहाँ भेजना है वो भी बता दें। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड में एसआईआर को लेकर मैपिंग की सबसे धीमी गति पर बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने एक विशेष पहल करते हुए मतदाताओं की उलझनों को दूर करने का निर्णय लिया है। तो वहीं राजधानी रांची में आए दिन हो रही चोरी और लूटपाट की बड़ी घटनाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इसी पर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने पार्टी के मुख्य सचेतक एवं हटिया क्षेत्र से 4 बार के विधायक नवीन जायसवाल से विशेष बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड में एसआईआर को लेकर मैपिंग की प्रक्रिया जारी है। बीएलओ की तरफ से लगातार मैपिंग की प्रक्रिया को लेकर फॉर्म बांटे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर राज्यवासियों को लगातार जो है सो जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची में हमारे बीच भाजपा विधायक नवीन जायसवाल हैं, उनसे जानेंगे। चूंकि सबसे कम जो है सो रांची में ही जो मैपिंग की आंकड़े हैं सबसे कम सामने आए थे। हालांकि इस पर अब बढ़ोतरी, कल की अगर एक बात की जाए तो 70% लगभग बताया जा रहा है। इससे पहले सिर्फ 30% ही यहाँ पर लोग फॉर्म भरते नजर आए थे। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह है, इस तरीके की चुनौती क्या आ रही है। जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिला प्रशासन के द्वारा बार बार पेपर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा जा रहा है कि सभी बीएलओ घर घर जाके गणना पत्र वितरित करेंगे, घर घर जाके गणना पत्र को लेंगे। लेकिन स्वाभाविक बात है और प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखेंगे तो बीएलओ के पास वो जानकारी ही नहीं है कि 1200 वोटर है, वो वोटर किस घर में रहते हैं। अब जब घर पता नहीं है तो बीएलओ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मेरा एक सुझाव होगा जिला प्रशासन से कि आप वीक में 3 दिन 4 दिन उनको घर भेजने का जो उनके पास डेटा है, जो उनको जानकारी है, वो आप काम कराइए। जो 50% जानकारी नहीं है तो रिमेनिंग 50% डेज में, मान लीजिए वीक में 7 दिन है तो 4 दिन के जगह 4 दिन उनको घर घर भेजिए। 3 दिन आप कैंप लगाइए, कैंप लगा के प्रचार प्रसार कीजिए। देखिए, जो काम जिला प्रशासन या चुनाव आयोग का था कि माइकिंग कराना, पंपलेट बांटना, पेपर में ऐड देना, लेकिन आप देखें कि ये कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, इसके लिए मैं रथ निकाला हूं, जागरूकता रथ। 2 ऑटो में अपने कॉस्ट से, जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, भाजपा के मंडल अध्यक्ष के सहयोग से हर शहरी क्षेत्र में उसको घुमाने का काम कर रहा हूं ताकि लोग जागरूक हों। तो विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार और प्रशासनिक गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं। चूंकि राजधानी रांची जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित होने की जरूरत है, यहाँ पर ही ना तो गरीब सुरक्षित है ना अमीर सुरक्षित है। डकैती का मामला, चोरी का मामला और तो और रंगदारी का मामला सबसे ज्यादा प्रशासन के लिए चुनौती इस वक्त बन चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन आखिर किस तरीके से पहल करती है और कैसे सक्रिय होकर राजधानी रांची को सुरक्षित रखती है। राज्य सरकार इसे लेकर कौन से बड़ी पहल करती है। लगातार जो आपराधिक गतिविधियां रांची से लेकर पूरे राज्य भर में बढ़ रही है, इस पर चूंकि भाजपा लगातार सवाल खड़े कर रही है, सरकार की तरफ से जवाब जानने की जरूरत है। प्रशासनिक गतिविधियों में किस तरीके से बदलाव आने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई की जरूरत है, इस पर हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार।
राजधानी दिल्ली में झारखंड सरकार द्वारा निवेश की घोषणाओं पर रांची में भाजपा और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 99,639 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा पर सवाल उठाते हुए पार्टी कार्यालय में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनमें अधिकांश निवेश नए नहीं हैं, बल्कि दावोस एवं यूके यात्रा के बाद लगभग 6 महीने पहले घोषित निवेश प्रस्तावों की रीपैकेजिंग है। प्रतुल शाहदेव का यह भी कहना है कि झारखंड सरकार पुरानी घोषणाओं पर नया रैपर चढ़ाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने राज्य सरकार के खिलाफ कई दावे पेश करते हुए निवेश की ताजा घोषणाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस प्रेस वार्ता में सह मीडिया प्रभारी अजय राय और नीरज सिंह भी उपस्थित थे। इस मामले पर सत्ता पक्ष की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी मनोज पांडे ने एपीएन न्यूज से बातचीत में भाजपा के दावों को निराधार बताते हुए दिल्ली में हुए एमओयू को 110% सफल बताया है। राजधानी दिल्ली में झारखंड सरकार की तरफ से 2 दिवसीय राष्ट्रीय नेशनल स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय 2 दिवसीय कार्यक्रम में कंसल्टेशन प्रोग्राम में झारखंड को विकास की गति में आगे करने के लिए डिजिटलाइजेशन को लेकर, गवर्नमेंट को डिजिटलाइजेशन करने को लेकर उद्देश्य से एक बहुत बड़ी पहल की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके की पहल की, लगातार वहां कई निवेशकों से वो मिले और कई एमओयू भी साइन किए गए। हालांकि झारखंड प्रदेश भाजपा इस पर हमलावर है और इस निवेश को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। देखिए, झारखंड को विकास की श्रेणी में, पंक्ति में अग्रणी राज्यों में शुमार करना, यही सोच है, यही प्रण है, यही जज्बा है, यही कमिटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी की। 26 साल हो गए, झारखंड एक युवा राज्य बन चुका। अब झारखंड चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये कहना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का। तो युवा सोच, युवा उमंग के साथ नई मंजिलें, नई राहें, हम कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ें, कैसे यहाँ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों, वो आए, और जो कोर एरिया हैं वो हैं टूरिज्म के, आईटी सेक्टर हो गए, एआई के क्षेत्र में हो गए, डिजिटल झारखंड बनाना है। तो और अप्रत्याशित रूप से रिस्पांस भी मिला। 1 लाख करोड़, करीब करीब 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्रस्ताव आए हैं, एमओयू भी हुए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। और जो हमारे विरोधी हैं, जो चंदा चोरी करने में मशगूल रहते हैं, इनके नेता का जब दौरा होता है विदेशों का, कितने माने किस तरह से पैसे लुटाए जाते हैं, बहाए जाते हैं, वो आप जाकर देखें। तो एक गरीब राज्य सिर्फ विलासिता में, घूमने फिरने में खर्च करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और उनका दौरा होता है मेलोडी खिलाने का, और हमारे नेता का दौरा होता है, एमओयू होता है झारखंड को आप विकास। कितना प्रतिशत सफल मानते हैं इस दिल्ली में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो उसे लेकर? 110%, 110%, 10% मैं अपने तरफ से झारखंड की जनता की तरफ से जोड़ता हूँ। आज तक तो इन लोगों ने हाथ ही उड़ाया था ना, और हमारे नेता। झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जोनल कार्यालय ने टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले के खिलाफ कार्रवाई की है। इस क्रम में टीम द्वारा लगभग 3.87 करोड़ रुपए की कीमत रखने वाली कुल 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। जांच में शामिल अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत की गई है, जिसे लेकर ईडी की टीम ने बताया है कि मामला एमएस संतोष कंस्ट्रक्शंस और उससे जुड़े संतोष कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह, मनीष कुमार, बैजनाथ गंजू, राजेश कुमार गंजू और रविंद्र गंजू से संबंधित है। वहीं ईडी के मुताबिक जांच की शुरुआत लातेहार जिला के चंदवा थाना में दर्ज 2 प्राथमिकी के आधार पर हुई थी और बाद में इन मामलों को एनआईए ने अपने हाथ में लेकर जांच की।
छोटानगर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद पहुंचकर समाहरणालय सभागार में राजस्व संग्रहण, राजस्व न्यायालय, आंतरिक संसाधनों और SIR 2026 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, DDC, SDM समेत सभी अंचल अधिकारियों ने भाग लिया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज के मामलों में तय समय सीमा का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला की स्थिति काफ़ी अच्छी है और जिला अपने लक्ष्य के अनुरूप काम कर रहा है। उपायुक्त महोदय की पूरी टीम लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग निर्धारित समय पर लक्ष्य को पूरा करेंगे। लक्ष्य के अनुरूप ये जिला चल रहा है और इस जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे जिस बिंदु पर देने का था मैंने दिया है और ये जिला कर लेगा, इतना मुझे विश्वास है। नहीं, वो समय पर इसकी भी समीक्षा हुई है तो उनको भी समय पर दिया गया है, जो समय निर्धारित है उसके भीतर करेंगे और जो दाखिल खारिज समय पर नहीं होता है उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ बजेंद्र की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार एक बार फिर न्याय, संवेदना और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई का प्रभावी मंच बना है, जहां पहुंचे सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिला दंडाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन के निर्देश दिए हैं। रांची स्थित झारखंड के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में अस्पताल प्रबंधन विभाग एवं SAP बटालियन 1 एवं 2 के संयुक्त तत्वाधान में सुपर स्पेशलिटी भवन एवं डेंटल कॉलेज परिसर में अग्निशमन मॉक ड्रिल, सुरक्षा प्रशिक्षण तथा पेशेंट इवैक्यूएशन ड्रिल का एक आयोजन सोमवार की शाम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अभ्यास से जुड़े आयोजन का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में आग या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना, मरीजों की सुरक्षित निकासी और जानमाल की सुरक्षा के लिए चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना रहा। रक्षाबंधन से पहले झारखंड में डाक विभाग ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों से राखियां बनवाई जाएंगी। बच्चों की प्रतिभा को पहचान और प्रोत्साहन देने के लिए डाक विभाग उनके द्वारा तैयार राखियों की प्रदर्शनी भी लगाएगा। डाक विभाग की इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को राखी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चे अपनी कल्पना शक्ति और हुनर से आकर्षक राखियां तैयार करेंगे, जिन्हें डाक विभाग प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा। अच्छी पहल है, बहुत उत्कृष्ट पहल है। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो छिपा हुआ प्रतिभा है वो बाहर आएगा। बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और लोग उसको सराहेंगे, पुरस्कार मिलेगा तो उनमें उत्साह का विकास होगा और वो आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी पहल है। डाकघर का ये पहल बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार का पहल और संस्थाओं के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि यह जो रॉ मटेरियल उपलब्ध करा के ये राखी बनाने का कार्यक्रम डाक विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इससे बच्चियों में भी उत्साहवर्धन होगा और बच्चियां जो अपने हाथ से राखी बनाकर अपने भाई की कलाई में बांधेगी तो उनका प्रेम संबंध और अटूट संबंध नजर आएगा, जिससे भाई और बहन दोनों को काफी खुशी महसूस होगी और प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की, जहां पर ओंकार नाथ चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर सर्कल के मुख्य महाप्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वर्ष 2000 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर ओंकार नाथ चौधरी इससे पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भोपाल सर्कल में जनरल मैनेजर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। पदोन्नति के बाद उन्हें जयपुर सर्कल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 26 वर्षों के समृद्ध बैंकिंग अनुभव से संपन्न ओंकार नाथ चौधरी ने अपने सेवा काल में बैंकिंग संचालन, प्रशासन, व्यवसाय विकास तथा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अपने कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच, रणनीतिक दृष्टिकोण एवं उत्कृष्ट कार्य कुशलता के कारण उन्होंने बैंकिंग जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। ओंकार नाथ चौधरी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल,
सौम्य एवं प्रेरणादायी है। वे टीम भावना, पारदर्शिता, नवाचार तथा सकारात्मक कार्य संस्कृति को सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। उनका विश्वास सामूहिक नेतृत्व एवं कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास में है। कार्य के अतिरिक्त उन्हें संगीत सुनने, पुस्तकों का अध्ययन तथा खेलों में विशेष रुचि है। उनका मानना है कि खेल एवं साहित्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ नेतृत्व क्षमता को भी सुदृढ़ बनाते हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।